भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देख करके जाना। बात करते हैं आज बहुत ही जरूरी एक मुद्दे की, जो कि है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का सरलीकरण किया जाना है। और यहां पर अनामिका सिंह जी हैं, सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने 30 अगस्त को निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को अपना एक ये लेटर भेजा है, जो कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का सरलीकरण करने के संबंध में है। तो आइए देखते हैं इस योजना का सरलीकरण आखिर कैसे हुआ है, वर्तमान में व्यवस्थाएं क्या हैं और संशोधित व्यवस्थाओं में क्या किया गया है। सब पहलुओं पर इसके आज हम चर्चा करेंगे। तो आंगनबाड़ी बहनों, बहुत ही अच्छा सा आज का ये वीडियो होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सब बहनें इसको पूरा देखेंगी, लाइक करेंगी और अपनी बहनों को भी इसको शेयर करेंगी। साथ ही जो बहनें चैनल से ना जुड़ी हों वो अपने चैनल से भी जुड़ जाएंगी, उसको सब्सक्राइब कर लेंगी। आप देख सकते हैं लिखा है कि शासनादेश संख्या जो कि 7/3/2019 की है, जिसके द्वारा कन्या सुमंगला योजना लागू किए जाने और उसके संचालन संबंधी जो मार्गदर्शिका है यानी कि जो गाइडलाइंस हैं वो निर्गत की गई हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में योजना के मूल जो शासनादेश संख्या है 7/3/2019, 6/3/2019, इनके मार्गदर्शिका में उल्लिखित वर्तमान व्यवस्था में एतद द्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या संशोधन हुआ। वर्तमान व्यवस्था एक तरफ लिखी हुई है और दूसरी तरफ संशोधित व्यवस्था लिखी हुई है। वर्तमान व्यवस्था में है कि वर्तमान समय में श्रेणी जो 1 है, जिसमें बालिका के जन्म होने पर श्रेणी 1 होती है, और श्रेणी जो 2 है जो बालिका के 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत होती है, और उसके शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्रों का स्थलीय और भौतिक सत्यापन क्रमशः उप जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है। वहीं पर संशोधित में क्या है, श्रेणी 1 से श्रेणी 6 तक की सभी श्रेणियों के आवेदन पत्रों की पात्रता की स्थलीय जो जांच है और जो भौतिक सत्यापन है वो शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। तो पहले क्या था कि यहां पर इस तरह से चीजें थी और इसमें भी अभी यही प्रावधान। श्रेणी जो 3 है, कक्षा जो कि प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत, व श्रेणी जो 4 है जिसमें कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत, उसके आवेदन पत्रों का उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी इनके सत्यापन के पूर्ण जो है खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी इसमें वो यहां पर सत्यापन किया जाएगा। तो इस संबंध में है कि उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी इनके द्वारा किए जाने वाले स्थलीय भौतिक सत्यापन में खंड शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षण के द्वारा ये किए जाने वाले सत्यापन के बिंदुओं पर भी जांच सत्यापन किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं छोटा सा बस बदलाव है जो कि यहां पर किससे जुड़ा हुआ है, उनके सत्यापन से जुड़ा हुआ है। अभी और आगे देखिए, इसी प्रकार जो श्रेणी 5 है जिसमें कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत, और श्रेणी जो 6 है ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, उनके आवेदन पत्रों का उप जिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी के सत्यापन के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भी सत्यापन इसका किया जाता है। अब देखो दूसरा जो इनका है पॉइंट वो है, वर्तमान समय में योजना की 6 श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं कि एक बार आपने भर दिया तो आप जो है 6 की 6 श्रेणियों का आपको लाभ मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको हर श्रेणी के लिए आवेदन करना होगा। प्रथम श्रेणी बच्चे के जन्म उस टाइम पर आवेदन करना, उसके बाद वाला टीकाकरण उसके लिए करना, उसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश पर करना, ऐसे करके 6 की 6 श्रेणियों के लिए आवेदन पृथक पृथक से करने के लिए ये वर्तमान समय में अभी तक क्या है प्रावधान चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसमें जो संशोधित होकर के आया है उसमें इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि आवेदक को किसी भी श्रेणी में आवेदन करने के पश्चात आगामी सभी श्रेणियों में सहजता से लाभ प्रदान करने हेतु पहली बार स्वीकृत होने के बाद आगामी श्रेणियों के लिए लाभार्थी बालिका का
फॉर्म स्वतः संचालित सिस्टम के माध्यम से अग्रसारित किया जाएगा। आवेदन पत्र के अग्रसारण की सूचना पोर्टल जनित एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी। तो अब क्या हो गया है, संशोधित होकर के अब हर श्रेणी के लिए आपको आवेदन नहीं करनी है। पहले और अभी तक वर्तमान में जो प्रावधान था वो हर श्रेणी के लिए आवेदन करना पड़ता था, और लेकिन अब क्या हुआ, संशोधित होकर के अब उसमें हर श्रेणी के लिए बार बार आवेदन नहीं करने होंगे और आपका स्वतः ही आगे अगली श्रेणी में वो आवेदन अपने आप सबमिट हो जाएगा सब कुछ, और उसका जो मैसेज है वो लाभार्थी के जो भी मोबाइल नंबर उसमें पंजीकृत कराएगा उस पर उसका मैसेज भी आ जाएगा। अब स्वतः यानी कि अपने आप अग्रसारित आवेदन पत्र स्थलीय व भौतिक सत्यापन के लिए शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारियों को और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारियों को ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे, जिनके द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों, ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या स्थानीय नगरीय निकाय के कार्मिक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी इसमें लिखी हैं, इनके माध्यम से आवेदन पत्रों का स्थलीय और भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। तो इन सबका जो है यहां पर सत्यापन में काम आ सकते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी बहनें आप भी हो गई और भी आपके तमाम लोग जिनके सबके अभी हमने नाम लिए। अब स्थलीय व भौतिक सत्यापन की आख्या के साथ में संबंधित श्रेणी हेतु निर्धारित अतिरिक्त अभिलेख भी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी द्वारा अपलोड किए जाएंगे। अब देखो समय समय पर देखो, जैसे कि श्रेणी 2 में आने के लिए टीकाकरण जरूरी, अब टीकाकरण के लिए वही आपका टीकाकरण वाले जो कार्ड वार्ड होंगे वो जरूरी, तो अब इन चीजों को आपके उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इनके द्वारा वो सब जो है श्रेणियों के लिए अलग अलग से बाद में अपलोड किया जाएगा। अब देखिए आगे इनका क्या कहना, सत्यापन के उपरांत उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी इनके द्वारा पात्र आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों की आख्या सहित जनपद स्तरीय लॉगिन आईडी पर अग्रसारित किया जाएगा। अब देखो तीसरा जो यहां पर है प्रावधान, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान समय में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में होना आवश्यक है। लेकिन संशोधित करके क्या हो गया है, योजना का जो लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके साथ भारतीय पोस्टल बैंक के खाते भी अनुमन्य होंगे, तो उनमें भी जो है यहां पर यह सुविधा अब मिल जाएगी। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ में ₹10 के स्टांप पत्र पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है, ऐसा प्रावधान वर्तमान में है। वहीं संशोधित होकर के आवेदक द्वारा शपथ पत्र के स्थान पर निर्धारित प्रारूप पर स्वहस्ताक्षरित जो है एक घोषणा पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा, इसके बारे में भी बोला। साथ ही साथ वर्तमान समय में योजना के विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित है, जैसे कि श्रेणी 1 में बालिका के जन्म जो है 6 माह के अंदर, और श्रेणी जो है यहां पर 3 और 4 के लिए 31 जुलाई या विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर जो भी बाद में हो, तथा श्रेणी 5-6 के लिए 30 सितंबर या विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर जो भी बाद में हो, वो सब यहां पर ये वर्तमान में प्रावधान है, ये एक समय सीमा है। अब वहीं पर अब संशोधित क्या हुआ है कि योजना की श्रेणी 1 व 2 के लिए जन्म और टीकाकरण पूर्ण करने के 1 वर्ष के अंदर, तथा श्रेणी 3, 4, 5, 6 के लिए विद्यालय शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अनुमन्यता होगी। यानी जिस साल पढ़ रहे हो पूरे साल भर उसी वित्तीय वर्ष में आप आवेदन कर सकती हैं। तो अनामिका सिंह जी हैं, सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, जिनका ये एक लेटर जो कि कन्या सुमंगला योजना से जुड़ा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन यहां पर बदलाव किए गए हैं, इससे काफी जो है यहां पर मदद मिलेगी लाभार्थियों को। अब आप देख रहे हैं इस तरह से कि लेटर हमारे पास आया, सुनील कुमार यादव जी अनुसचिव हैं, उनका भी यहां पर इस नीचे साइन वाइन है। अब देखिएगा, अब ले चलते हैं आपको आगे और भी जानकारियां दिखाते हैं, जैसे कि सीता बहन सीतापुर से, मनोज कुमार राव डीपीओ हैं सीतापुर के, और उनके स्तर का के लेटर कार्यालय का आप देखने जा रहे हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर, 30 अगस्त का लेटर और सभी सीडीपीओ को सीतापुर में भेजा गया। संभव अभियान 2022 के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा। बताया जा रहा है कि निदेशालय की पत्र संख्या 29 जून वाली, जिसके द्वारा जन्म के समय कम वजन, सैम और गंभीर अल्प वजन इनके बच्चों का सही चिन्हांकन और उचित पोषण देखभाल के लिए
1 जुलाई से 30 सितंबर तक संभव अभियान पोषण संवर्धन की ओर एक कदम आयोजित किए जाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। संभव अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हुए कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण प्रबंधन, पोषण अभियान के कन्वर्जेंस विभाग, स्वास्थ्य ग्राम विकास, पंचायती राज, खाद्य रसद विभाग, कुपोषित बच्चों के परिवारों के लिए अनुमन्य सुविधाएं, ये सब उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिए जाने के निर्देश दिए गए। अतः आप द्वारा SUW और सैम बच्चों की नामवार संकलित सूची कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि जनपद स्तर पर कन्वर्जेंस विभाग के प्रेषित करते हुए कुशल मार्गदर्शन में कुपोषित बच्चों के परिवारों को विभाग से अनुमन्य सुविधाएं जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, शौचालय हो गया, पेयजल हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, ये सब उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ जो है जून के अंतिम सप्ताह में संभव अभियान के अंतर्गत वजन सप्ताह आयोजन किया गया था, जिसमें जितने बच्चों का चिन्हांकन आप द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त कराई गई थी उसमें से कितने सैम और लाल बच्चों का सुधार हुआ है और सूची भी MPR रिपोर्ट के साथ में उपलब्ध कराएं। तो इसके बारे में DPO सीतापुर के उनकी तरफ से जानकारी चाहिए गई। वहीं पर एक अगली जानकारी शोभा रानी बहन मेरठ से और उनके द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट जो है संभल में, यहां पर जनपद संभल के, उन्होंने 27 अगस्त का एक लेटर जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक संभल को और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल को भेजा है और BLO और सुपरवाइजर्स के द्वारा निर्वाचन कार्य करने के दौरान विद्यालय में उनकी अनुपस्थिति दर्ज न किए जाने के संबंध में आया है। आप लोगों को पता है आंगनबाड़ी बहनें ऐसे कामों में लगाई जा चुकी हैं। अब ऐसे में आप देख रहे हैं विनय कुमार मिश्र जी का, जो कि उप जिला मजिस्ट्रेट संभल के, उनका यह लेटर बहनों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं कि कैसे लिखा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाता से स्वैच्छिक रूप से आधार एकत्र किए जाने का कार्य 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुका है। इस कार्य को माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निगरानी में पूर्ण शुचिता के साथ में समयबद्ध ढंग से किया जाना है। तो मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र करने के लिए घर घर जो है यहां पर भ्रमण करना होगा। तो यहां पर उनका कहना है 2 विधानसभाएं 32 असमूली व 33 संभल, इनका कार्य संपादन किया जाता है। उक्त कार्य के संबंध में यदि उपरोक्त आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के लिए BLO जो अपने वर्तमान शिक्षण कार्य के नियुक्त स्थल से किसी अन्य बूथ स्थल पर नियुक्त हैं, यदि वह घर घर भ्रमण करने हेतु विद्यालय के पत्र व्यवहार रजिस्टर में 1 दिवस के अंतराल में यहां पर समय 12 बजे से निर्वाचन कार्य हेतु अपने अंकित करके फील्ड में जाएं तो उन्हें अनुपस्थित ना माना जाए। इस कार्य हेतु BLO को उपस्थित पंजिका में निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु लिखकर जाना अनिवार्य होगा। तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण और आपका NPRC व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, इनमें भी इसकी जानकारी देनी होगी। एक विद्यालय में एक से अधिक शिक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती BLO के रूप में वर्तमान शिक्षण कार्य के नियुक्ति स्थल से किसी अन्य बूथ स्थल पर नियुक्त है तो नियुक्त BLO आपस में वार्ता करके अलग अलग दिवस बूथ क्षेत्र में कार्य करेंगे, जिससे कि शिक्षण और अन्य विभागीय कार्य भी प्रभावित ना हो, इसके बारे में बोला गया। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, BLO कार्य के लिए बहनें चली जाती हैं क्योंकि उस काम का भी प्रेशर रहता है। अब ऐसे में अगर वो सेंटर पर नहीं मिलती हैं तो उनको अनुपस्थिति दर्ज कर दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि वो कोई तो कार्य कर रही है और कार्य तो विभाग ही जो है उनसे करवा रहा है, जिसके ऑर्डर दिए गए हैं। तो इसीलिए एक इंसान 2 जगह नहीं रह सकता। तो आप लोग जब भी जाएं तो अपने वहां एप्लीकेशन टाइप का लिख करके रख दें किस कार्य के लिए आप वहां जा रही हैं। अगली जानकारी देख सकते हैं, कुपोषण के सर्वाधिक जो शिकार हैं वो कानपुर साउथ के मासूम बच्चे देखने को मिल रहे हैं। यहां पर बच्चों की जो लंबाई और वजन है वो प्राची बहन कर रही हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर इनका कहना है कि कुपोषण ने नौबस्ता, गोविंदपुर, किदवई नगर और आपका बाबूपुरवा, इन जैसे इलाकों में 5 जो है यहां पर पांव पसारे रखे हुए हैं। सर्वाधिक शिकार बच्चे इन्हीं इलाकों से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें वहां के आंकड़े कुछ दर्शाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं, आप लोगों को अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।